बच्चों आज हम जो करने वाले हैं वो हमारा पार्ट नंबर 4 होगा, चैप्टर नंबर 4 का। ठीक है, आवर पास्ट, जो हमारी हिस्ट्री की एनसीईआरटी क्लास 6 की, उसकी। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पार्ट बच गया था, फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। तो देखिए, जो सोशल डिफरेंसेस होते हैं, सोशल डिफरेंसेस का पहले मतलब क्या होता है वो जान लेते हैं। ठीक है, तो सोशल डिफरेंस, सोशल मीन्स सोसाइटी, हमारे समाज से रिलेटेड। ठीक है, जिन लोगों में हम रहते हैं। डिफरेंस मतलब अंतर, क्या क्या अंतर होते थे। आज के समय पे भी अगर हम देखें तो हमारी सोसाइटी में अंतर होते हैं। दैट मीन्स कि कोई लोग अमीर होते हैं ज़्यादा, कोई लोग गरीब होते हैं। जाति में भी हम डिवाइड हो गए हैं। ठीक है, धर्म के नाम पे भी हम डिवाइडेड हैं। तो हमारी सोसाइटी डिवाइडेड है। ठीक है जी, तो वहाँ उस समय पे भी हम कह सकते हैं कि सोशल डिफरेंसेस होते थे। आर्कोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन। तो आर्कोलॉजिस्ट सोचते थे कि जो ऑब्जेक्ट उन्हें मिलते हैं किसी भी डेड बॉडी के साथ, कोई भी डेड पर्सन है तो वो उसके होंगे। ठीक है, समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन ग्रेव देन इन अनदर। तो कई बार क्या होता था कि एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हमें मिल जाते थे। ठीक है, वो एक ही ग्रेव में, देन इन अनदर एज कंपेयर टू अनदर ग्रेव। फाइंड ब्रह्मगिरी ऑन मैप 2 पेज नंबर 12। तो अपनी पुस्तक के पेज नंबर 12 पे जाइए, मैप नंबर 2 पे, और उसमें ब्रह्मगिरी ये फाइंड आउट कीजिए। हेयर वन स्केल्टन वॉज ब्यूरिड विथ 33 गोल्ड बेड्स। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एक स्केल्टन मिला, हमें ढांचा मिला, शरीर ढांचा। तो उसमें उसके साथ हमें क्या मिला, 33 गोल्ड बीड्स मिली, 2 स्टोन बीड्स, 4 कॉपर बैंगल्स एंड 1 कॉन्च शेल। ठीक है, ये जो ब्रह्मगिरी है यहाँ पे हमें एक स्केल्टन मिला, मतलब आर्कोलॉजिस्ट को एक स्केल्टन मिला। और वहां पे हम कह सकते हैं कि 33 गोल्ड बैड्स, 2 स्टोन बैड्स, 4 कॉपर बैंगल्स मिली हमें। ठीक है जी, आर्कोलॉजिस्ट कौन होते हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए अगर आपको याद है तो। मैंने हर वीडियो में हम कह सकते हैं कि हमारे जो 6th क्लास की एनसीईआरटी है और पास्ट, उसमें तो आर्कोलॉजिस्ट हमें हर एक चैप्टर में मिल ही जाता है। आर्कोलॉजिस्ट किन्हें कहते हैं और वो क्या काम करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अदर स्केल्टन्स हैव ओनली ए फ्यू पोर्ट्स। जो और स्केल्टन्स हमें मिली उसमें हम कह सकते हैं कम पोर्ट्स थे। These finds suggest that there was some difference in status amongst the people who were buried. तो इससे हमें पता क्या चलता है कि जो जो हमें स्केल्टन मिले हैं, बॉडी मिली है, हमें ये पता चलता है कि उनके स्टेटस में डिफरेंस था। दैट मीन्स कि कोई इंसान सोसाइटी में, हमारे समाज में उच्च स्तर पे था और कोई इंसान नीचे स्तर पे। जैसे कि आज के समाज में हम देख सकते हैं कि कोई इंसान ज़्यादा अमीर है, कोई इंसान कम अमीर है, मतलब उसके पास कम पैसे हैं, गरीब है। तो जो ज़्यादा अमीर होते थे उनके पास आप कह सकते हैं ज़्यादा धन दौलत होती थी। तो वो हम कह सकते हैं कि उनकी जो हमें स्केल्टन्स मिले हैं उनके साथ हमें ज़्यादा गोल्ड मिली, ज़्यादा चीज़ें मिली। और जो हमारे गरीब लोग होते थे वो बेचारे, उनके साथ हम कह सकते हैं कि कम हमें सामान मिलता था। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। सम वर रिच अदर वर पुअर, सम चीफ्स अदर फॉलोअर्स। तो हम कह सकते हैं, देखिए आगे ना, कि कुछ लोग ज़्यादा अमीर होते थे, कुछ गरीब होते थे, कुछ चीफ्स होते थे और कुछ लोग उन्हें फॉलो करते थे। वर सम ब्यूरियल स्पॉट्स मेंट फॉर सर्टेन फैमिलीज। तो कि हम कह सकते हैं कि जो जगहें होती थी वो हम कह सकते हैं परिवार को दर्शाती थी क्या, मतलब एक ही परिवार के लोग वहां पे दफनाए जाते थे। समटाइम्स मेगालिथ्स कंटेन्स मोर देन वन स्केल्टन्स। तो जो मेगालिथ्स होते थे कई बार हमें एक से ज्यादा स्केल्टन उनमें मिलते थे। दीज इंडिकेट दैट पीपल perhaps belonging to the same family were buried in the same place though not at the same time। उसका मतलब ये है कि जो एक ही परिवार के जो सदस्य होते थे उनको एक ही जगह पे दफनाया जाता था। इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, जरूरी नहीं कि एक ही समय पे। ठीक है, अगर हम कहें कि कोई फैमिली का, अगर कोई इंसान, परिवार का कोई सदस्य मर गया, तो हम कह सकते हैं कि कोई मान लीजिए उनके दादाजी, फिर उनके पिताजी, फिर उनके बच्चे, मतलब ऐसे करके एक ही परिवार के लोगों को एक साथ दफनाया गया उस समय पे। द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर वर ब्रोट इनटू द ग्रेव थ्रू दी पोर्ट होल्स। तो जो बाद में जो लोग मरे हैं वो ग्रेव में पोर्ट होल्स के द्वारा वहां पे उनको रखा गया। स्टोन सर्कल्स और बोल्डर्स प्लेस्ड ऑन द सरफेस प्रोबेबली सर्व्ड एज signposts to find the burial site so that people could return to the same place whenever they wanted to। इसका मतलब ये हुआ कि कोई सर्कल बना दिया जाता था। ठीक है, जहाँ पे किसी भी एक परिवार के सदस्य को जब दफनाया जाता था तो कोई सर्कल या फिर हम कह सकते हैं कि कोई बड़ा पत्थर रख दिया ताकि पता चल जाए कि यहाँ पे हमारे परिवार का कोई सदस्य दफनाया गया है, और भी सदस्य वहाँ पे हम कह सकते हैं कि दफनाए जा सके। स्पेशल ब्यूरियल एट इनाम गांव।
तो इनाम गांव पे एक स्पेशल ब्यूरल है, ठीक है। चलिए शुरू देखते हैं क्या है। फाइंड इनाम गांव ऑन मैप नंबर 2 पेज नंबर 12। तो अपनी पुस्तक के पेज नंबर 12 पे जाइए, वहां पे मैप नंबर 2 है, वहां पे देखिए इनाम गांव कहाँ पे है, ठीक है जी। कमेंट सेक्शन में मुझे आप बता सकते हैं कि इनाम गांव कहाँ पे। इट इज ए साइट ऑन द रिवर घोद। तो जो हमारी रिवर है घोद, उसकी साइड पे है। ए ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा। तो ये जो रिवर है हमारी घोद, ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? भीमा की। इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स अगो। तो ये 3600 से लेकर के 2700 साल के बीच में ऑक्यूपाइड था। Here, adults were generally buried in ground laid out straight with the head towards the north. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो अडल्ट लोग होते थे, जो हम कह सकते हैं जवान लोग जो होते थे, वो ब्यूरिड कर जाते थे, ग्राउंड के अंदर उनको दफनाया जाता था। लेड आउट स्ट्रेट मतलब बिल्कुल सीधा, और उनकी जो हेड होते थे, उनका जो हम कह सकते हैं कि हेड है, वो नॉर्थ साइड में मतलब रखा जाता था जब उनको दफनाया जाता था, ठीक है जी। समटाइम्स ब्यूरल्स वर विद इन दी हाउसेस। तो कई बार जो ब्यूरल्स होते थे वो घर में ही लोग बनाते थे, मतलब घर के अंदर ही लोगों को दफनाया जाता था। वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेन्ड फूड एंड वाटर वर प्लेस्ड विद द डेड। मतलब जो लोग मर जाते थे उनके साथ, मतलब वेसल्स मतलब ऐसी चीजें होती थी जिनके अंदर हम पानी और भोजन रखते थे, वो उनके साथ ही दफनाए जाते थे, ठीक है। वन मैन वॉज फाउंड ब्यूरिड इन ए लार्ज 4-legged क्ले जार इन द कोर्टयार्ड ऑफ ए 5-roomed हाउस। तो एक रूम था 5 कमरों का, वहां पे कोर्टयार्ड में एक इंसान को दफनाया गया विद 4-legged क्ले जार, मतलब 4 आप कह सकते हैं उनकी टांगे थी उस जार की, वो उसके साथ दफनाया गया। वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउस एट द सेट। तो ये जो हाउस था ये लार्जेस्ट था, मतलब सबसे बड़ा था उस सेट पे। इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट दिस हाउस ऑल्सो हैड ए ग्रेनरी। तो इस घर में एक ग्रेनरी भी थी। द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन ए क्रॉस लेग्ड पोजिशन। मतलब जो बॉडी दफनाई गई उसके मतलब टांगों के ऊपर एक टांग दूसरी टांग रख के दफनाई गई, मतलब क्रॉस लेग दफनाई गई। आई होप आपको ये पेज समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। डू यू थिंक दिस वॉज द बॉडी ऑफ ए चीफ? गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो आपको क्या लगता है कि जो बॉडी दफनाई गई थी क्रॉस लेग करके, तो एक चीफ की हो सकती है? देखिए कब जब चीफ बैठता है कभी भी कुर्सी के ऊपर, तो आपको मतलब वो एक टांग के ऊपर टांग रखता है ना, कई बार ये पोजीशन लेता है, तो आप खुद ही सोच के बताइए कि ये चीफ की बॉडी हो सकती है कि नहीं। व्हाट स्केलेटल स्टडीज टेल्स अस। मतलब जो स्केलेटन, जो हमें ढांचे जो हम पढ़ते थे, जो लोग मर जाते हैं तो उनके स्केलेटन को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें क्या बताता है? इट इज इजी टू मेक आउट the skeleton of a child from its small size. However, there are no major differences in the bones of a girl and a boy. तो हम कह सकते हैं कि एक लड़की और एक लड़की के जो बोन्स होते हैं उनमें हम ज़्यादा फर्क नहीं बता सकते। जब कोई अगर एक लड़के और या फिर एक लड़की के जो अगर हम स्केलेटन देखें तो हम डिफरेंस नहीं बता सकते ज़्यादा। वी मेक आउट वेदर स्केलेटन वॉज दैट ऑफ ए मैन और ए वुमन। तो कैन वी मेक आउट वेदर ए स्केलेटन वॉज दैट ऑफ मैन और अ वुमन। तो हम बता सकते हैं कि जो इंसान मर गया है या फिर कोई हमें स्केलेटन दे दे तो हम बता सकते हैं कि एक औरत का स्केलेटन या फिर एक आदमी का, ठीक है। कैसे जानते हैं आगे। समटाइम्स पीपल डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज फाउंड विद द स्केलेटन। तो कई बार लोग डिसाइड करते हैं कि ये लड़का था या फिर लड़की थी, अब उस जो हमें स्केलेटन मिलता है उसके आधार पे, मतलब उसके साथ जो हमें चीजें मिलती हैं उसके आधार पे हम बता सकते हैं। फॉर इंस्टेंस इफ स्केलेटन इज फाउंड विद ज्वेलरी इट इज समटाइम थॉट टू बी दैट ऑफ ए वुमन। अगर हमें कह सकते हैं कि ज्वेलरी मिलती हैं, मतलब आभूषण मिलते हैं अगर स्केलेटन के साथ, तो हम कह सकते हैं कि एक औरत का स्केलेटन है। हाउएवर देयर आर प्रॉब्लम्स विद दिस, ऑफन मैन आल्सो वोर ऑर्नामेंट्स। लेकिन इसके साथ भी एक दिक्कत है, उस समय पे हम कह सकते हैं कि ज्यादातर जो आदमी थे वो भी ऑर्नामेंट्स पहनते हैं। आज भी इंसान जो आदमी है वो भी ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, तो इसके साथ भी दिक्कत आ गई। अभी पता कैसे चले? ए बेटर वे ऑफ फिंगरिंग आउट ऑफ द सेक्स ऑफ स्केलेटन इज टू लुक एट द बोन स्ट्रक्चर। तो बोन स्ट्रक्चर मतलब कि हमारी जो हड्डियां हैं उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, उसको देख करके हम पता लगा सकते हैं कि ये जो ढांचा हमें मिला है ये एक औरत का है या फिर एक आदमी का। द हिप और द पेल्विक एरिया ऑफ वुमन इज जनरली लार्जर टू एनेबल द चाइल्ड बेयरिंग। तो जो औरत होती है उसका जो हिप एरिया है, जो पेल्विक एरिया है, जो हमारा नीचे का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा जनरली लार्जर होता है एज कंपेयर टू मैन, आदमी के कंपेयर में, ठीक है जी। दीज डिस्टिंक्शन आर बेस्ड ऑन द मॉडर्न स्केलेटल स्टडीज। तो ये जो हम फर्क बता सकते हैं, ये अंतर बता सकते हैं, तो ये आज की जो हमारी स्टडीज है, आज के समय की मॉडर्न, उसके द्वारा ही बता सकते हैं। उस समय पे जो लोग होते थे मतलब इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, ना ही उनको ये पता था कि ये स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। लेकिन आज के समय पे हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम आराम से बता सकते हैं कि ये
ये जो स्ट्रक्चर है ये किसी औरत का स्ट्रक्चर है और ये एक आदमी का स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। अबाउट 2000 ईयर्स अगो देयर वाज ए फेमस फिजिशियन नेम्ड चरका हु रोट ए बुक ऑन मेडिसिन नोन एज चरका संहिता। तो एक फिजिशियन हुआ करते थे 2000 साल पहले, फेमस फिजिशियन थे ये, जिनका नाम था चरका, और उन्होंने एक बुक लिखी चरका संहिता, ठीक है। ये क्वेश्चन आप ये बुक का नाम जरूर याद रखें। देयर ही स्टेट दैट द ह्यूमन बॉडी हैज 360 बोन्स। तो उन्होंने देखिए सोचे 2000 साल पहले बता दिया था कि ह्यूमन बॉडी में 360 बोन्स होती, हड्डियां होती हैं, जो आज हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो कितने हम कह सकते हैं कि विद्वान लोग होते थे उस समय पे। दिस इज मच लार्जर नंबर देन द 200 बोन्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड इन मॉडर्न एनाटोमी। तो ये मॉडर्न एनाटोमी में 200 बोन्स बताए गए थे हमें, उससे बहुत ज्यादा है। चरका अराइव्ड एट दिस फिगर बाय काउंटिंग द टीथ, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज। तो चरका ने काउंट करके चीजों को, हमारे टीथ को, हमारे जॉइंट्स को, सब काउंट करके तब पता लगाया। हाउ डू यू थिंक ही फाउंड आउट अबाउट द ह्यूमन बॉडी इन सच ग्रेट डिटेल्स। तो क्या लगता है कि इतनी ग्रेट डिटेल में उन्होंने पता लगाया हमारे बॉडी के बारे में। ऑक्यूपेशन एट इनाम गांव। ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है जी, रोजगार, मतलब उस समय पे क्या करते थे, ठीक है, अपनी आजीविका कमाने के लिए, मतलब क्या काम था लोगों को उस समय पे। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट, पीज एंड सीसम। तो आर्कोलॉजिस्ट को क्या हुआ कि वहाँ पे बीज मिले गेहूं के, बार्ले के, मतलब चावल के, आप कह सकते हैं सीसम के, पल्सेस के, दालों के, ठीक है। बोन्स ऑफ ए नंबर ऑफ एनिमल्स, मैनी बियरिंग कट मार्क्स दैट शो दे मे हैव बीन यूज्ड एज फूड। तो हमें कह सकते हैं कि जो बोन्स मिली एनिमल्स की, जंगली जानवरों की, तो हम कह सकते हैं उनके ऊपर कट लगे थे बोन्स के ऊपर, तो हमसे पता चलता है कि उनको पर वार किया गया है या फिर उनको भोजन की तरह उपयोग किया गया है। हैव ऑल्सो बीन फाउंड, दीज इंक्लूड कैटल, बफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्सेज, एस, पिग, समर स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, एंटीलोप, हेयर एंड मंगूसे। तो मतलब इतने सारे हमें जानवर मिले हैं वहां पे, मतलब उनकी हड्डियां मिली हैं, ठीक है जी। गाय, भैंस, शिप, डॉग, हॉर्सेज, घोड़े, ये सब उनके हमें, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब, फिश, मछलियां, सब कुछ, मतलब इनकी आर्कोलॉजिस्ट ने बोन्स वहां से कह सकते हैं इकट्ठा किए हैं। देयर इज एविडेंस दैट फ्रूट सच एज बेर, आमला, जामुन, डेट्स एंड वेराइटी ऑफ वर कलेक्टेड। मतलब उसमें पे हम कह सकते हैं कि फ्रूट्स भी कलेक्ट किए जाते थे। यूज दिस एविडेंस टू लिस्ट द पॉसिबल ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल एट इनाम गांव। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इन सब को देख के आपको क्या लगता है कि लोग उस समय पे क्या करते थे, ठीक है जी। तो ये था हमारा चैप्टर, हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर नंबर 4। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो इफ दैट इज we will meet soon with another chapter. Subscribe to the channel for videos on NCERT books, knowledge and motivation. सब कुछ मिलेगा जी आपको इस चैनल पे, मोटिवेशनल वीडियोज भी मिलेंगी, एनसीईआरटी के ऊपर वीडियोज मिलेंगी, जनरल नॉलेज के ऊपर वीडियोज मिलेंगी, और हम 6 to 10th का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट एजुकेशन। थैंक यू।